तो हथियार होते थे तलवार, हथियार होते थे भाले, हथियार होती थी बंदूक, तोप। हजारों हजार लोग युद्ध करते थे, हजारों हजार लोग की जान जाती, तब राज बदलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दो दो हथियार दिए। तो मैं चंद्रशेखर आजाद, आप मुझे जानते हैं, आपके दिलों में मेरे लिए प्यार भी होगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी नेता मंत्री का बेटा नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह गांव में रहने वाले एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, और पिछले 11 साल से गांव गांव, गली गली, कस्बे कस्बे, शहर शहर, जिले जिले, प्रदेश प्रदेश में जा जाके, और मैं और मेरे साथी भीम आर्मी, भारत एकता मिशन के जो हमारे साथी, और फिर आजाद समाज पार्टी के साथी, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो और ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश बने। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी है, उनके पास सरकारी मशीनरी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास ईडी है, उनके पास इनकम टैक्स है, उनके पास एनआईए है, उनके पास पुलिस है, उनके लोग झूठे मुकदमे लगाते हैं, उनके लोग जेल भेजते हैं, और रोज रोज वो हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ते हैं जानबूझ के कि हम लोग इसमें फंसे रहे। वो रोज रोज हमारी बहन बेटियों का अपमान करते हैं, जुल्म ज्यादती करते हैं। मैं कितनी घटना आपको याद दिलाऊं? मैं एक ही घटना आपको याद दिलाऊंगा। जिस दिन मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जब हाथरस में हमारी एक बच्ची को डंडों ने नोचा और फिर उसकी जीभ तक काट दी, उसकी गर्दन तक तोड़ दी, और उसको तमाम तरह के अपमान सहने के लिए मजबूर किया, और हॉस्पिटल में उसका इलाज भी नहीं होने दे रहे थे। और मुझे खबर लगी, मैं दौड़ा दौड़ा अलीगढ़ गया, रास्ते में पुलिस ने मुझे रोक लिया, मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी और बस में बैठ गया। उन्होंने बस का पीछा किया, मैं बस से उतर के जंगल के रास्ते गांव में पहुंचा, वहां से मोटरसाइकिल ली, और उस मोटरसाइकिल को लेके मैं पुलिस को चकमा देते हुए अलीगढ़ हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल में जाके जब मैंने उस बहन के हालात देखे तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, और मैंने सरकार से मांग करी कि अगर वास्तविकता में इस बच्ची को बचाना चाहते हो, वास्तविकता में न्याय करना चाहते हो, तो इस बच्ची को अच्छे इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजो। तो सरकार ने एम्स तो नहीं भेजा, सफदरजंग भेज दिया। सफदरजंग में वो बच्ची रही, वहां के डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, और उस बच्ची की जान। मैं बाहर बिहार में था, चुनाव चल रहे थे बिहार के, मुझे खबर आई कि भैया ऐसा हो गया है। मैं तत्काल फ्लाइट लेके आया और सफदरजंग हॉस्पिटल में हमने धरना दिया, लेकिन पुलिस ने हमारे लोगों के साथ मारपीट करके उस बच्ची के शव को उठा ले गए, और गांव में जाके उसकी ऐसी माँ जो बैठी है, उन माँ, उसकी माँ को, उसके पिता को, उसके भाई को गेट में बंद कर दिया, और उन्होंने जिद की हमें हमारी बच्ची को देखने दो, तो देखने नहीं दिया, उनको मारपीट के बंद कर दिया, और उस बच्ची को पेट्रोल छिड़क के जाके जला दिया। जब उस बच्ची को जला दिया, और मैं जब लड़ने के लिए गया तो मुझे गिरफ्तार करके मथुरा के पास कोसी कलेक्ट चौकी है, वहां पूरी रात को रखा, और सुबह मुझे वो पकड़ के घर लिया छुटमलपुर। और जब मैं घर आ गया तो वो पुलिस वाले मेरी मां को कह गए कि चंद्रशेखर कहो कि सरकार से टक्कर मत ले, सरकार इसको गोली मार देगी। मेरी मां ने मुझसे कहा कि भाई चंद्रशेखर, वो पुलिस वाले मुझसे कहने गए कि ये गोली मार देगी। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने पूछा कि अगर वो बेटी वो होती तो आपने अपनी ऑप्शन नहीं दिया, तो आप मुझे रोक, तो मेरी बात उसने मुझे कहा कि वो दिन है और आज का दिन है जब मैं यहाँ, मेरे भाई मुझे माला पहनाते, मैंने उनको हाथ जोड़ कर मना कर दिया कि माला नहीं पहनता। उस दिन मैंने तय किया और वचन दिया अपनी माँ को भी कि जब तक इस देश की सारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाएंगी, तब तक चंद्रशेखर आजाद मन से माला नहीं पहनेगा, और पूरा प्रयास करेगा। आप जानते हो, मैं दोबारा हाथरस में गया, वो गुंडे गिरफ्तार हुए, उनको बचाने का सरकार ने पूरा प्रयास किया। एक बार फिर खबर आई, उनके घर के सामने एक फिर से इकट्ठे हो गए, और चारों तरफ से भी घरों पर कूड़ा डाल दिया है, और वो परिवार उम्मीद कर रहा, फिर मन के घर गया, रात को उसी घर में रुका। सारी पुलिस प्रशासन मुझे कहते रहे कि चले जाओ, ये ताकतवर लोग गांव तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा जिंदगी बहुत एक बार मिलती है, अगर मैं आज यहाँ छोड़ के चला, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी सामना करने की, मैं यही रहूंगा। पूरी रात में वहीं रहा, मैंने अधिकारियों को टाइट किया, तो रात को 1:30 बजे सड़क बननी शुरू हुई। पहले तो मैंने फिल्मों में देखा था सड़कें रात रात में बनती है, और उस दिन मैंने खुद ही देखा कि 1:30 बजे रात को बनी, और सुबह 5 बजे पक्की सड़क बन गई, पूरा सब कुछ साफ हो गया, जेसीबी लग के सारे काम हो गए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर इस लड़ाई को लड़ना तो और मजबूती से इस काम को करना पड़ेगा। और आप जानते हैं, जितने भाई मुझे यहाँ देख रहे हैं या जितने मुझे देखते हैं, कोई ऐसा दिन है कि जिस दिन मैं घर में बैठ के आराम करता हूँ?
हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि जहां मेरी जरूरत है मैं वहां पहुंच जाऊं। अभी 2 दिन पहले मैं औरैया गया, उससे पहले मैं मुजफ्फरनगर गया था, और उसके बाद भी मैं जाता रहता हूँ। और मेरा दिल इससे तकलीफ है क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी बहन बेटी का अपमान। 2 घटनाएं इतनी बुरी हुई। पहली हुई यहाँ, मैंने अभी पिछले गांव में भी बात बताई, मुझे दोबारा बतानी पड़ी क्योंकि तुम जाग जाओ। क्या हमने बच्चियां इसलिए पैदा की है कि उनका रेप हो? आप मुझे जवाब दो। मैं अभी आपसे सवाल करूँ। मैं गया मुजफ्फरनगर, क्यों गया? क्योंकि मुजफ्फरनगर का एक परिवार अपना घर पालने के लिए कोल्लू में काम करता था, बागपत। कोल्लू मालिक ने, उनकी एक बेटी थी, जवान बेटी, वो उसके माँ बाप गए जो झोंकने काम बंद करके खाना खाने चले गए, उस बेटी को बदनीयत से पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उसने हल्ला मचा अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो उन्होंने उसको कोल्लू में फेंक दिया। वो 60% जल गई। अगर किसी ने घटना के बारे में सुना हो तो वो, फिर वो उसके माँ बाप कहने लगे कि हमारी बेटी का इलाज करा दो, तो वो उसको अस्पताल की जगह दिल्ली ले गए। दिल्ली में एक अस्पताल में छोड़ के भाग गए। उसका भाई गया रिपोर्ट दिखाने, तो उसको पीटा, उसकी पिटाई करवा दी। फिर भीम आर्मी के लोग पता लगा, तो भीम आर्मी के लोग जाकर उनकी FIR दर्ज कराई और उस बेटी को दिल्ली में भी इलाज कराया। फिर उसको मुजफ्फरनगर ले आए। फिर मैं उससे मिलने के लिए गया और वो बिल्कुल लाश जैसी थी। और जब मैंने उसके सर पे हाथ रखा, पूछा, तो मैंने पूछा न्याय चाहती है? तो उसने रोते मुझसे कहा कि हाँ। तो मैंने उसकी माँ को वचन दिया, जिन अपराधियों को सजा दिला के रहेंगे आप चिंता मत, और आप अकेले मत समझना, डरना मत किससे। वो ताकतवर लोग आके धमका भी रहे थे, मैंने उनको कहा कि डरना मत, चंद्रशेखर आपके साथ है। ये एक घटना है, ऐसी घटना रोज होती है पूरे प्रदेश में। फिर अभी जो एक औरैया में घटना हुई, एक वीडियो उन्होंने वायरल करी, मुझे भेजी गई कि एक 12 साल का बच्चा और उसकी माँ मुझसे कह रहे थे कि मेरे पति को, मेरे ससुर को, मेरी सास को मार दिया, भैया आप आ जाओ, हमारी मदद कर दो, क्योंकि हम यहाँ डर के साथ में कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। मैं उनके यहाँ भी गया, मैं वहां से लौटा हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ, इनसे कर रहा हूँ, मुझसे आंख मिलाओ, जवाब दो, मैं आपका खून हूँ। क्या आप इतने कमजोर हो कि अपनी बहन बेटी को अच्छा नहीं कर सकते? बताओ। इतने बड़े बड़े बाल रख लो, शरीर मजबूत कर लो, मोटरसाइकिल पे घूम लो, गाड़ी पे घूम लो, लेकिन हमारा असल सम्मान क्या? बताओ। हमारी बहन बेटियां है नहीं, हमारा सम्मान। और अगर हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो फिर हम काहे के गाने बजा लो, रविदासी हम, कुछ ही बजा लो, क्या है? आप तो जवाब मुझे, छोड़ो सारी बात। जो आदमी अपनी बहन, जो समाज अपनी बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकता, वो काहे का समाज है? तुमसे अच्छा तो जानवर होता है। जानवर को देखना, अगर जानवर के बच्चे पे कोई नजर उठाता ना, तो वो उस आगे, मैंने तो एक वीडियो देखी, एक सांप मुर्गी के बच्चों को पकड़, अंडों को और बच्चों को पकड़ने का प्रयास कर रहा, उसकी मां अड़ जाती है उनके सामने। ये तो अड़ सकती है, मैं इनको जानता हूँ। आप बताओ, आप कहाँ के बहादुर हो? सचपुरा वालों, जवाब दो। या तो मुझे बताओ, मैं गलत पूछ रहा हूँ क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? ये होता है नहीं होता? बताओ। जब आप रोज अखबार खोलते हो, टीवी देखते हो, यूट्यूब देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, खबरें आती नहीं आती है? तो क्या उन बच्चों के लिए आप पे कोई सुरक्षा चक्र है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना, आप बहुत खुश थे, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। आप ही तो जवाब दोगे ना। चंद्रशेखर अकेला क्या करेगा? अकेला चंद्रशेखर क्या करे? कितने, ये भाई, महापुरुषों ने कहा, सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो मर जाता है। अपने लोगों की तकलीफ में जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। समझ रहे हो? वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कब मेरे घर में ये आग लगे, और जब मैं चिंगाड़ चिंगाड़ कहूँ कि मेरे परिवार को न्याय दे दो। जिसपे बीतती है ना, उसको पता लगता है। मैं समाज को परिवार मानता हूँ, मुझे पता है कि जब ये तकलीफ होती है तो दिल भी रोता है और आंखें भी। आप पे जवाब नहीं है सचपुरा के लोगों, आप पे जवाब नहीं, क्योंकि आप इस तकलीफ से बेखबर हो। आपके गांव में आपकी आबादी ज्यादा है, आपको लगता है कि अन्याय होता नहीं। सच ये है क्या कि अन्याय होता नहीं? बताओ, बताओ, अन्याय होता नहीं कि बंद हो गया? अन्याय देखो, मैं आपको याद दिलाता हूँ, पूछे रखने पे जितेंद्र मेघवाल की राजस्थान में हत्या की या नहीं की? बताओ। मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल की राजस्थान में हत्या की या नहीं की है? घोड़ी पे बैठने पे आज भी मारपीट होती है नहीं होती है? बताओ। लोगों को घोड़ी से उतारा जाता, नहीं उतारा जाता? तो फिर आप चुप क्यों? क्या आप जानवरों से भी ज्यादा मर गए हो? फिर मुर्दे काहे को लगा रहे हो, काहे को नाच कूद रहे हो? भाई आप बताओ ना मुझे,
क्या हम कमजोर हैं? ये नौजवान लोगों बताओ, कमजोर हो तुम लोग? फिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे नेताओं ने तुम्हें पंगु क्यों बना दिया? इतने जुल्म जाति को खत्म नहीं कर पा रहे हो? तुम अपनी ताकत भूल के 2 अप्रैल 2018 तुम्हें याद है नहीं याद है कि हमने देश की सरकार को बता दिया था कि हम कितने दमदार हैं, और हमने बंद बुला के इस सरकार को झुका के दिखा दिया था सुप्रीम कोर्ट को भी। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो तुम ताज्जुब में हूं कि जिस कुल में सतगुरु रविदास जी महाराज पैदा हुए, जिस कुल में बड़े बड़े योद्धा पैदा, बाबू जगजीवन राम जैसे नेता पैदा हुए, मान्यवर काशीराम साहब जैसे नेता पैदा हुए, उस समाज को क्या हो गया? उस समाज को क्या हो गया? उस समाज को ये हो गया है कि वो समाज ये सोचता है कि उनकी लड़ाई कोई और लड़ेगा। असल बात ये है, उस समाज को लगता है, इस समाज को भी लगता है कि इनकी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा आएंगे, सतगुरु रविदास जी महाराज वापस आएंगे, मान्यवर काशीराम साहब वापस आएंगे, और वापस आके वो इनको अधिकार दिलाएंगे। ये मेरे लोगों, भोले वाले लोगों, ये बताओ, जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके दिए थे, वो अधिकार आपके सामने छीन रहे हैं। अगर बाबा साहब से वास्तविकता में आपसे आप मिलाओगे, क्या जवाब दोगे बाबा साहब? अगर बाबा साहब सिर्फ अपने लिए जीते तो मेरी माँ बहनों को बैठने के लिए कुर्सी कौन देता? अगर बाबा साहब अपने लिए जीते तो मेरी बहनों को पढ़ने के लिए अधिकार कौन देता? अगर बाबा साहब अपने लिए जीते तो हमारे तन पे सुंदर सुंदर कपड़े कहां से आते? अगर बाबा साहब अपने लिए जीते तो ये गुरु घर कैसे बनता? अगर बाबा साहब अपने जीते तो इन कमजोरों के बच्चों को गाड़ी बैठने का अधिकार कौन देता? और अगर बाबा साहब अपने जीते तो हमारा वजूद क्या होता? उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, काशीराम साहब ने पूरी जिंदगी कुर्बान की, तब जाके आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर कल क्या करोगे? एक तरफ भाजपा आरएसएस के लोग, आप नहीं अपना काम करो, दुश्मन तो अपना काम कर रहे हैं ना, तो वो तो लग रहा है ना रोज आरक्षण खत्म हो जाए, नौकरी खत्म हो जाए, सरकारी सिस्टम खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए। एक बड़ा, सबसे बड़ा हथियार आपके पास है। जब राजतंत्र था तो हथियार होते थे तलवार, हथियार होते थे भाले, हथियार होते थे बंदूक, तोप, हजारों हजार लोग युद्ध करते थे, हजारों हजार लोग की जान जाती, तब राज बदलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको 2 हथियार दिए। एक हथियार ये क्या है? ये कलम, ये कलम युग है। अगर अपराध करे प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कोई भी आशाराम जैसा हो, राम रेंजर कितना ताकतवर हो, कहां जाएगा? जेल। और एक अधिकार है आपके अंगूठे में, इसको दिलाने के साथ बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। आपने राजा बनाया भी, राजा बना भी, राजा ने बनके जो सेवा कर सकता की भी, लेकिन आज राजा शिकंजे में फंस गया। मेरे बड़े बड़े लोगों, जिम्मेदार लोगों, आज राजा शिकंजे में फंस गया है, और शिकंजे में फंसा व्यक्ति अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, आपकी तो क्या लड़ेगा? आपने जो पेड़ लगाया था और जिस पेड़ को सींच के आपने बड़ा किया था, जिसने आपको छाव भी दिया और फल भी दिए, आज वो पेड़ सूख गया है। आप बताओ, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए क्या तैयारी है आपकी? कौन पैदा कर रहे हो जो आपकी लड़ाई को लड़ ले? किसकी मदद कर रहे हो? कौन सा पेड़ लगा रहे हो जो आने वाले कल में तुम्हें छाव दे, फल दे, आपकी रक्षा करे, आपकी सुरक्षा करे? क्या इंतजाम किया आपने? मैं तो धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का कि पिछले 10 साल से उन्होंने कंधे से कंधा मिला के हर एक दिन इस लड़ाई को मेरे साथ लड़ने का काम किया। और चाहे दिल्ली में सतगुरु रविदास जी गुरु घर टूटा हो, एनआरसी का मामला हो, किसानों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, और देश में कहीं भी अगर आज कोई किसी बहन बेटी पर अन्याय अत्याचार होता है, किसी कमजोर के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो पुलिस से पहले भीम आर्मी को कॉल करता है, भीम आर्मी वालों आ जाओ, मुझे न्याय दिलाना। ये पैदा किया है देश में भीम आर्मी। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का। प्यारे भाइयों, ये लड़ाई आखिरी दौर में चल रही है, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और मैं आपको याद दिलाता हूं आपकी ताकत, सुनो मुझसे ताकत किसे कहते हैं। इस देश में द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो यहाँ जातियों के आधार पर रेजिमेंट बनी। क्या बनी? रेजिमेंट। तो एक रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट बनी, राजपूत रेजिमेंट बनी, महार रेजिमेंट बनी, और एक रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट? चमार रेजिमेंट। और उस रेजिमेंट को कहां भेजा गया? कोहिमा, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए।
और उसने 3 कंट्रियों की संयुक्त सरकार उसको आर्मी को वहीं कोहिमा में हरा दिया, बर्मा में, कोहिमा में, म्यांमार में वहीं हरा दिया। और जब वो देश में वापस लौटे तो उनको बैटल ऑफ ऑनर मिला, समझते हो? बैटल ऑफ ऑनर, बैटल ऑफ ऑनर का गार्ड मिला उनको कि भाई आपकी जो सेना है वो सबसे मजबूत है। फिर ये हुआ कि उनसे कहा गया, अंग्रेजों ने उनसे कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, आप उनके खिलाफ लड़ो। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम इस देश में देशभक्त हैं, हम आपकी सेना में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा हम आपकी सेना हटा देंगे। उन्होंने अपनी नौकरियों को दांव पे लगा दिया और सेना जो चमार रेजिमेंट थी वो निष्कासित कर दी गई और हमारे लोगों की नौकरियां छीन ली गई। लेकिन हमारे लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया, वो लड़ना सीख गए थे। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ चले गए और उन्होंने आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली और आजाद हिंद फौज के जरिए उन्होंने अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी और अंत अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपकी ताकत याद दिला रहा हूं कि आप कितने शक्तिशाली हो। जब आपके हाथ में हथियार आता है, आपके जब में सुरक्षा की जिम्मेदारी आती है, तो आप बड़ी से बड़ी ताकतों को हरा सकते हो। लेकिन आप अपना इतिहास भूल बैठे हो और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। मैं अपने वीर योद्धाओं को याद दिलाना चाहता हूं, आज इस देश को आपकी जरूरत है। ये देश आपको पुकार रहा है। इस देश को बर्बाद करने की कसम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने खाली है और वो इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। आज फिर आपको बलिदान के लिए तैयार होना पड़ेगा, मगर इस बार हमें बलिदान झगड़े से नहीं, इस बार हमें संवैधानिक तरीके से, क्योंकि अभी संविधान है, वोट की ताकत से देना है। अगर आपने नगीना विधान लोकसभा में आजाद समाज पार्टी के पक्ष में मतदान किया और अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को वोट दी, तो यहां से आपकी ताकत बनेगी और ये वो ताकत होगी जो दिल्ली की गद्दी पे जाके दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को आंखों से आंखें मिला के सवाल पूछने का काम करेगी, आपके हितों के लिए लड़ने का काम करेगी। वो उनसे पूछेगी कि आजादी के इतने दिन बाद भी नगीना में अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल क्यों नहीं बने, अच्छे कॉलेज क्यों नहीं बने, अच्छी फैक्ट्रियां लग के रोजगार क्यों नहीं मिला, बहनों माताओं तक कुटीर उद्योग लगा के रोजगार क्यों नहीं पहुंचा। बिजनौर के, नगीना के लोग हक अधिकारों से वंचित क्यों? आपने नगीना जब पार्लियामेंट बनी, आपने 2009 में यशवीर सिंह जी को सांसद बनाया और यशवीर सिंह जी वोट लेके आपकी और जाके उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल ही फाड़ दिया आपका, ठीक है? कितने लोगों को उन्होंने मजबूर कर दिया। जो काम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाया, जो काम सोनिया गांधी नहीं कर पाई, वो काम हमारे आदमी ने कर दिया दुश्मन के खेमे में जाके। फिर आपने यशवंत सिंह जी को बनाया, वो भाजपा में थे, भाजपा में रहकर आदमी सांस की उधारी लेता है, वो हमारे काम क्या करते हैं। और फिर तीसरी बार आपने पिछली बार गिरीश चंद जी को बनाया। आप अपने मन से पूछ के बताओ, क्या गिरीश चंद जी ने जो काम आपके लिए करना था वो किया? सच तो ये है कि गिरीश चंद जी को तो लगा कि पलट के भी मत देखो। हर आदमी हमसे ये कह रहा है, हर आदमी हमारे साथ यही कर रहा है कि वो हमसे वोट ले जाता है और मुंह फेर लेता है। उसको लगता है कि गरीबों से उनका कोई वास्ता नहीं। कब तक चलेगा? आप अमीरों को ताकत देते रहोगे, अमीर ताकतवर होते रहे तो गरीब कैसे ताकत में आए, गरीब कैसे पैरों पर खड़े होंगे, मुझे बताओ। ये वोट किया मजबूरी में, ये हमें अपने देना था। लेकिन अब ऐसा है यहाँ जितने आदमी खड़े हैं, इतना ताल्लुकात है हमारा इस जिला बिजनौर के अंदर, तो जब देखना चाहेंगे तुम्हारी कितनी, हमारी कितनी ताकत है। अब मैं आपके पास आया हूँ, ये बताओ, अगर आपसे पूछ रहा हूँ, अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो क्या आप ताकतवर नहीं होंगे? क्या थानों से आके कोई हमारे आदमी को जबरदस्ती निर्दोष को पकड़ ले जाएगा क्या? या कोई किसी गरीब की जमीन छीन लेगा क्या? तो फिर जब हम सब कर सकते हैं तो हम पीछे क्यों हटें? इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ दें, अपना साथ दें, आप सबको जिताते आए। इस बार आप अपने जीतने की तैयारी करें और अपने बीच के अपने भाई को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे कि वो लड़ाई दिल्ली तक जाए और दिल्ली में जहां भी देश दुनिया में हमारे लोग हैं, हम उनको इकट्ठा करके ताकत बनाने का काम कर सकते। क्या आपको लगता है मेरे अंदर काबिलियत की कमी है? क्या मैं कोई लड़ाई लड़ने में किसी पीछे हूँ? क्या मैं पढ़ाई लिखाई में किसी पीछे हूँ? जब अधिकारी मेरे सामने आता है, हालात क्या होते हैं आप बताओ? पानी भरता है नहीं भरता है? तो अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तब ये हाल है। अगर मैं ताकतवर होऊंगा तब क्या हाल होंगे, समझते हो? इसलिए हाल तो ऐसे ही होने, ठीक है? जो अधिकारी काम नहीं करा सस्पेंड होगा, मुकदमा लगा के जेल जा भेज देंगे, सब ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा इस लड़ाई में आप मेरा साथ दें,
आप बताओ कौन कौन साथ देगा? हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो तब माना जाएगा। एक हाथ से एक हाथ का मतलब है कि आप मेरा मुंह दिखा के मेरा दोनों हाथ खड़े करो कि आपके दिलों में अपने